दोस्तों आप देख रहे हैं हिंदी बी का 11वीं का मासिक परीक्षा का उत्तर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सारे विषय को कंप्लीट कर दिया गया है, कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया गया है। यदि आपका कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर है जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिला और आप उसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर उसकी साफ फ़ोटो या उसका पीडीएफ भेज देंगे तो आपको हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। 8469022568 इस नंबर पर केवल क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ या फिर क्वेश्चन पेपर की फ़ोटो सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा इस पर मैसेज ना करें। ये आपके हेल्प के लिए एक लाइन दे रखी है, इससे आपको केवल हेल्प के लिए ही यूज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। मैंने जैसा बताया आपको सारे विषय आपको कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिए गए हैं, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 11th क्लास की जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें आपको मिल जाएगा। उसको देख करके आप आसानी से अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं की। इस बार जितने भी आपके मासिक टेस्ट हो रहे हैं इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा दोनों में देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए तैयार रहिए। और आपके जो मॉडल पेपर जारी किए जा रहे हैं अभी कुछ ही दिनों में, तो उनको भी मैं पूरा सॉल्यूशन दूंगा हर सब्जेक्ट का। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एक प्लेटफॉर्म पे आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। हम पूरे हिंदुस्तान के सारे पेपर्स को सॉल्व करते हैं, सभी के लिए जो है सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ हम मैथ और साइंस के जो है सब्जेक्ट उनको भी पढ़ाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें पहला क्वेश्चन आया एमसीक्यू में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ का जोड़ा जो सही नहीं है यानी कि गलत है। तो यहाँ पर पाखा पाखी मतलब पक्ष विपक्ष होता है, आपको ही पता है। जीव मतलब भोजन करना होता है और सुब्रन कलश मतलब सोने का कलश होता है। लेकिन सेकंड ऑप्शन जो है भूलान जिसे भूला ना जा सके, ये जो जोड़ा है ये गलत है। तो ये गलत हमें यूज़ करना था। ख पार्ट में सवैया किस भाषा में रचा गया है। तो सवैया जो है वो ब्रज भाषा में रचा गया है। रसखान का वास्तविक नाम क्या है। रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम है। इसके बाद में लहसा की ओर किस विद्या की रचना है। तो यात्रा वृत्तांत की रचना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्नलिखित प्रश्नों के 50 से 70 शब्दों में उत्तर देने हैं। संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचार पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर जो है हमने यहाँ लिखा है, कबीर ने प्रस्तुत दोहों के माध्यम से धार्मिक एकता तथा सांप्रदायिक सद्भावना के विचार को व्यक्त किया है। कबीर ने अपने विचारों द्वारा जनमानस की आंखों पर धर्म तथा संप्रदाय के नाम पर पड़े पर्दे को खोलने का प्रयास किया है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया है तथा धार्मिक कुप्रथाओं जैसे मूर्ति पूजा का विरोध किया है। ईश्वर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं है बल्कि मनुष्य की आत्मा में व्याप्त है। कबीर ने हर मनुष्य को किसी एक मत संप्रदाय धर्म आदि में न पड़ने की सलाह दी है। ये सारी चीज़ें मनुष्य को राह से भटकाने तथा बंटवारे की ओर ले जाती हैं। अतः कबीर के अनुसार हमें इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। ये चीज़ जो है सांप्रदायिक सद्भाव के बारे में धार्मिक विचार जो कबीर के हैं, हमने उसके उत्तर दिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ख जो इसमें दिया गया है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर देना है आपको। तो किसी व्यक्ति का जो है वो पहचान उसके जाति या धर्म से ना होकर के उसके कर्मों के आधार पर होती है। राम कृष्ण बुद्ध महावीर आदि राजा केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण महान नहीं बने थे, वे महान बने तो अपने उच्च कर्मों से। किसी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। इसके विपरीत कबीर सूर तुलसी, यहाँ पे ये जो उलसी लिखा है इसको तुलसी कर लेना, मिसप्रिंट हो जाता है टाइपिंग में कभी कभी। तुलसी, इसको तुलसी कर लेना। तुलसी बहुत सामान्य घरों से थे। इन्हें बचपन में ठोकरें भी खानी पड़ी थी, परंतु फिर भी वे अपने श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर संसार भर में प्रसिद्ध हो गए। कबीर ने स्वर्ण कलश और सूरा यानी कि शराब के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट की है। जिस प्रकार सोने के कलश में शराब भर देने से शराब का महत्व नहीं बढ़ जाता तथा उसकी प्रकृति नहीं बदलती, उसी प्रकार श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने से मात्र किसी व्यक्ति के गुण निर्धारित नहीं किए जा सकते। मनुष्य के गुणों की पहचान उसके कर्म से होती है। अपने कर्म के माध्यम से ही हम समाज में प्रतिष्ठित होते हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। कुल तथा जाति द्वारा प्राप्त प्रतिष्ठा अस्थायी होती है, यानी कि वो समय के साथ भी खत्म हो जाती है और आपके मरणोपरांत भी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। केवल आपके कर्म ही आपके साथ जाते हैं। इसके बाद आते हैं ग पार्ट में।
प्रस्तुत सवैया में जिस प्रकार ब्रज भूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, उसी तरह आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने मनोभाव व्यक्त कीजिए। तो आपको अपने शब्दों में लिखना है। यहाँ पर अपने शब्दों के हिसाब से लिखा गया है, मुझे अपनी मातृभूमि से अत्यधिक प्यार है। हम इसकी धूल में खेलकर इसका अन्न जल पीकर बड़े हुए हैं, अतः हमारा फर्ज या कर्ज बनता है कि हम इसकी अपनी मातृभूमि का कर्ज अदा करें। जैसे माँ हमें जन्म देकर पालती है, अपने पास सुरक्षित रखती है, वैसी मातृभूमि भी हमें अपनी गोद में पालकर बड़ा करती है। हमें पैदा करने वाली माँ हमारे लिए देवी माँ जैसी होती है और मातृभूमि हमारे लिए यशोदा माँ जैसी है। मातृभूमि के लिए हमारा हृदय देशभक्त से ओतप्रोत है और समय आने पर हम अपने देश पर सब कुछ निछावर कर सकते हैं। हमारे देश में देशवासियों के हित के बारे में सोचना हमारा कर्तव्य है। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिसके द्वारा या जिससे मेरी मातृभूमि का सिर नीचा हो। जहाँ तक संभव होगा मैं अपने मातृभूमि के उत्थान के लिए हमेशा प्रयास करूँगा। इस तरह से आप अपने चीज़ों को जो है बारीकी से समझा करके एग्जामिनर को लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं घ पाठ में। तो घ पाठ में पूछा गया, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। तो उस समय के तिब्बत के पहाड़ों की यात्रा सुरक्षित नहीं थी। लोगों को डाकुओं का भय बना रहता था। डाकू पहले लोगों को मार देते, फिर देखते कि उनके पास पैसा है या नहीं, तथा तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था। इस कारण लोग खुलेआम पिस्तौल बंदूक आदि रखते थे। कानून ना रहने के कारण वहाँ के लोग बंदूक और पिस्तौल ऐसे रखते थे जैसे कि लोग लाठी रखते हैं। ऐसे में किसी भी ओर से जानलेवा हमले का खतरा बना रहता था। साथ ही वहाँ अनेक निर्जन स्थान भी थे जहाँ पुलिस का प्रबंध नहीं था। इस तरह से हम बता सकते हैं यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो लेखक को इन तरह की पहली कठिनाई जो थी, जगह जगह रास्ता कठिन तो था ही, साथ में परिवेश भी बिल्कुल नया था। चोरी के डर से भिखमंगों को वहाँ के लोग घर में घुसने नहीं देते थे। इसी कारण लेखक को भी ठहरने के स्थान को लेकर कठिनाई का सामना करना पड़ा। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें भिखमंगे के रूप में यात्रा करना पड़ा। समय से न पहुंच पाने पर सुमति के गुस्से का सामना करना पड़ा। तेज धूप में चलना पड़ा और डाडा और धोटला जैसी खतरनाक जगहों को पार करना पड़ा। थोडला जैसी, ठीक है। तो ये इसके यात्रा के दौरान जो समस्याएं थी ये हमने बताई। अब बड़ा क्वेश्चन है, ब्रज भूमि के प्रति कविरस खान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर जो है उसके बारे में पूर्ण रूप से विश्लेषित करके उसका आंसर लिखा गया है। आप एक एक लाइन को पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। वीडियो को पॉज करके आराम से एक बार देख लें। उसके बाद आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। पठित साखियों के आधार पर कवि के विचारों को अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो आपको पाठ के आधार पर लिखना है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा बड़ा लिखना है क्योंकि बड़े क्वेश्चन है तो बड़ा ही बनाया गया इसका आंसर। तो इस तरह से आपको ये आंसर लिखना है, पूरा इसको पढ़ लेना। भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा के संत कविदास एक क्रांतिकारी ज्ञान मार्गी कवि हैं। उन्होंने मध्यकालीन धर्म स्थापना साधना में अद्भुत व मौलिक योगदान दिया है। उन्होंने अपने समय में प्रचलित धार्मिक संकीर्णताओं, पाखंडों, आडंबरों व व्यर्थ कर्मकांडों की खुलकर निंदा की है। इस तरह से पूरा का पूरा जो है उनके विचारों को हम लिखते जाएंगे और यहाँ तक लिखने के बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ पर आगे और भी है, इनमें से जितना आप चाहें उतना आप लिख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि पूरा लिखें, लेकिन इसमें से मैंने इतना बड़ा इसलिए लिखा है कि आप अगर याद भी करते हैं तो 4-5 लाइनें भी भूल जाते हैं तो भी आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन याद रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहाँ तक आपको लिखना है। वे वास्तव में एक क्रांतिकारी साधुक सुधारक थे, ठीक है। यहाँ तक आप लास्ट तक लिख लेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका जो ग पार्ट है ये ऊपर चला गया है, ठीक है। देखिए अब क पार्ट ये है, ख पार्ट की जगह ग पार्ट कर दिया है और ग पार्ट के बाद में घ पार्ट है, ठीक है। ख पार्ट है। लहसा की ओर पार्ट का सारांश अपने शब्दों में लिखना है आपको। तो लहसा पार्ट आपने पढ़ा हुआ है, उसका सारांश आपको अपने शब्दों में लिखना है।
अगर फिर भी आप नहीं लिख पाते तो यहाँ पर इस पाठ को सारांशित किया गया है। इस पाठ में राहल जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है, जो उन्होंने सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते की थी। चूँकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगों के छद्मवेश में की थी। ठीक है, ये आपका आंसर है, जो इसको पूरा का पूरा आपको लिखना होगा। और काफ़ी बड़ा आंसर है ये, इसको भी हमने थोड़ा सा बड़ा ही किया है और इसमें अच्छे वर्ड्स का प्रयोग किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसके जो आंसर्स आप पूरा कंप्लीट लिख लेना। काफ़ी बड़ा है, आपका समय ना बर्बाद करते हुए मैं आपको पूरा का पूरा आंसर दिखा रहा हूँ। आप इसको वीडियो को पॉज करके जो जो लाइनें आपने देख ली है उनको पूरा का पूरा पॉज करके आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप वॉल्यूम डाउन बटन प्लस में लॉक की जो है दोनों को एक साथ में दबाओगे तो स्क्रीनशॉट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। समझ गए आप? वॉल्यूम डाउन बटन यानी जिससे आवाज़ कम करते हैं वो बटन, और जिससे आप मोबाइल को बंद करते हैं वो बटन, दोनों एक साथ जब दबाएंगे तो दबा के छोड़ देंगे, दोनों को एक साथ दबाना है फिर छोड़ देना है, ऑटोमेटिक आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस पूरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। इससे अलावा आपके सारे सब्जेक्ट विषय को अपलोड कर दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर विषय का सोल्यूशन पूर्ण रूप से सही अवेलेबल करा दिया गया है आप लोगों के लिए। जो एग्ज़ाम में जितनी भी परेशानियां होंगी क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, उनको यहाँ पे सॉल्यूशन करके आपको जो है बेहतर तरीके से एग्ज़ाम के लिए तैयार किया जाएगा, ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर हो। जो हमने 2020 और 21 के विद्यार्थियों के लिए किया था, और वो सारे के सारे विद्यार्थी आज भी जो है हमारे को थैंक्स बोलते हैं हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।